क्योंकि यह पूछा हुआ प्रश्न है और अगले साल ही पूछा गया है, तो ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा इस बार भी। तो चलिए देखते हैं और सेट लगाने का प्रयास करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, चोल मंदिर धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे। ये बिल्कुल सही कह रहा है। फिर कह रहा है, चोल कांस्य प्रतिमाएं देवी देवताओं की थी, पर कुछ प्रतिमाएं जो थी भक्तों की भी थी। तो गलत है। यहाँ तक तो सब दिया हुआ है कि उसकी प्रतिमा जो थी देवी देवताओं की थी, लेकिन कह रहा है कुछ प्रतिमा भक्तों की थी, जो गलत दिया हुआ है। सही से व्याख्या नहीं किया, आधा सही से किया है और आधा नहीं किया है। तो इसीलिए ऑप्शन ए आपका आंसर सही हो जाएगा। ए और बी दोनों सही है, तथा ए बी का सही स्पष्टीकरण नहीं है। 2 हो जाएगा, माफ कीजिएगा, ए वाला हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ए और बी दोनों सही है, परंतु ए सही का स्पष्टीकरण भी नहीं है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। दूसरा नंबर आपका क्वेश्चन कह रहा है कि दिल्ली के सुल्तानों के समय तवारीख के लेखकों ने जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने के लिए सलाह दी। ये सही है। दूसरा नंबर में कह रहा है आपका कि उनके विचारों से सारे लोग सहमत थे। ऐसा बात नहीं थी, सारे लोग सहमत नहीं थे, कुछ लोग सहमत थे। तो ए सही है और बी गलत आपका हो जाएगा। 3 नंबर में हो जाएगा। ए सही है परंतु बी गलत है। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, रजिया ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया। ये बिल्कुल गलत है। ऐसा अब कभी नहीं, रजिया सुल्तान ऐसा कभी नहीं किया था कि हम पुरुष जैसा कार्य कर रहे हैं। वो कभी प्रमाण नहीं दिया था। तो ये गलत आपका आंसर हो जाएगा। तवारीख के लेखकों ने सामाजिक तथा हिंदू भेद को आधार बनाकर यह तर्क दिया कि पुरुष स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं। ये बात है जो इतिहासकार जो लेखक होते थे तवारीख, वो ऐसा बात करते थे, तुलना करते थे पुरुषों की कि पुरुष श्रेष्ठ है स्त्रियों से। तो ये सही है। तो देखिए 33 का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। ए सही है और बी गलत है और ए सही हो जाएगा आपका। 33 नंबर में चलते हैं हम आपको लेकर के, बने रहेंगे हमारे साथ वीडियो में। 33 में देखिए आपका दिया हुआ है, यहाँ है, हमारे साथ जुड़े रहेंगे। 33 का ए गलत है, बी सही है आपका। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम आप लोग को लेकर के। अगला क्वेश्चन है, अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने सुलह ए कुल, जिसका अर्थ होता है सर्वत्र शांति, के विचार को शासन का सिद्धांत बनाया। बिल्कुल सही था ये। और दूसरा नंबर कथन में कह रहा है कि विभिन्न धर्मों से जुड़े हुए व्यक्तियों के साथ विचार विमर्श से अकबर को समझ में आया कि जो विद्वान धार्मिक रीति और मध्यांता पर बल देते हैं वे अक्सर कट्टर होते हैं। ये देखिए, ये भी बात इन्होंने सत्य बोला था कि जो व्यक्ति जो है धार्मिक रीति रिवाज को ज़्यादा मानता है तो वो हमेशा कट्टर होते हैं। ये दोनों बात आपका सही है। तो 34 का आपका डी सही हो जाएगा। 34 का आंसर आपका डी हो जाएगा। ए गलत परंतु बी सही हो जाएगा। ए वाला सुलह की नीति में जो है शासन का सिद्धांत नहीं बनाया था, ये गलत हो जाएगा आपका। तो आपका हो जाएगा ए गलत और बी सही। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। माफ कीजिएगा, ये तो सही ही था। 34 नंबर का क्वेश्चन का हो जाएगा आपका ए सही। और फिर से देख लीजिए क्वेश्चन को, अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने सुलह ए कुल, सर्वत्र शांति के विचार को शासन का सिद्धांत बताया था। ये सही है। और दूसरा नंबर है आपका कि विभिन्न धर्मों से जुड़े हुए व्यक्तियों के साथ विचार विमर्श से अकबर को समझ में आया कि जो विद्वान धार्मिक रीति और मध्यांता पर बल देते हैं वे अक्सर कट्टर होते हैं। ये भी सही आपका था। तो ए और बी दोनों सही है और ए का स्पष्टीकरण भी सही है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल हो जाएगा, इसको काट दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 35 नंबर में। हम 35 नंबर की बात करते हैं कि दिल्ली के सुल्तानों और मुगलों के काल में श्रेणीबद्ध समाज ज़्यादा सरल हो गया। ये सही है आपका। और दूसरा नंबर का है, जनजातीय समाज कई असमान वर्गों में विभाजित नहीं था। गलत दिया हुआ है था। पुराने समय में भी जनजाति के समाज जो है कई वर्गों में विभाजित था, जैसे संथाल हो गया, गोड़ हो गया, सभी जो अलग अलग जनजातियां थे अलग अलग समूह में उस समय भी विभाजित था। तो ये गलत दिया हुआ है, ए सही है और बी गलत है आपका। ए सही है, बी गलत, आपका 3 आंसर सही हो जाएगा। 35 के बाद आपको लेके चलते हैं 36 नंबर में। हमारे साथ जुड़े रहेंगे आप लोग। देखिए यहाँ पर दिया गया है 36 नंबर क्वेश्चन में। देखिए क्या कह रहा है। 36 में कह रहा है आपका
कि बहादुर शाह जफर ने मुखियाओं और शासकों को चिट्ठी लिखकर अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों का एक संघ बनाने का आह्वान किया था। ये बिल्कुल सही है। दूसरा नंबर है कि बहादुर शाह जफर ने 1857 के बगावत को अपना समर्थन देने के फैसले ने स्थिति रातों रात पीड़ित बगावतियों के पक्ष में बदल दिया था। ये भी आपका सही है। देखिए 1857 की क्रांति जब हुई थी उस समय इनका उम्र बहुत ज़्यादा हो चुका था बहादुर शाह जफर का। तो जब बगावत शुरू हुआ 57 के, तो यहाँ के सिपाहियों ने दिल्ली पहुँच गया था। तो दिल्ली में रातों रात निर्णय लिया कि हाँ हम तुम्हारे साथ देंगे, भारतवासियों का साथ दिया था। तो ये दोनों कथन आपका बिल्कुल सही है। तो 36 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ए और बी दोनों सही है और ए ने बी को सुनिश्चित किया है। बिल्कुल सही जवाब है ए। 37 नंबर में है औपनिवेशिक काल के दौरान महिलाएं जाति व सुधार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? गलत को चुनना है आपको। तो 37 का देख लीजिए आपका गलत कौन है? विद्यासागर ने विधवा विवाह का सुझाव दिया था। ये सही है, गलत नहीं है। प्रार्थना समाज ने केवल हिंदू ग्रंथों पर विचार विमर्श किया। ये गलत है। प्रार्थना समाज जो था हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों पर विचार विमर्श किया, जबकि यह केवल हिंदू कह रहा है, इसीलिए यह कथन गलत है। ये गलत है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ऐसे रमाबाई, पंडित रमाबाई ने पूना में एक विधवा गृह की स्थापना किया। ये भी आपका सही है। प्राचीन ग्रंथों के ज्ञान से सुधारकों को नए कानून बनवाने में मदद मिली। ये भी आपका सही है। तो गलत आपका ये 2 वाला हो जाएगा। चलिए, तेलंगाना राज्य पहले भारत के किस राज्य का हिस्सा था? तो ये था आंध्र प्रदेश का हिस्सा था, क्योंकि तेलंगाना जो था 29वें राज्य की स्थापना हुआ था 29वें राज्य के रूप में 2 जून 2014 ईस्वी को, और इसी क्षेत्र को तेलंगाना कहा गया। इसमें आंध्र प्रदेश के जो थे 23 जिलों में से 10 जिले इसके अंतर्गत आते हैं। तेलंगाना में कुल 23 जिला है, 23 जिला में से अब 10 जिला जो है तेलंगाना के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन चलते हैं 39 नंबर में। निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दें और लोकतंत्र में संचार माध्यम का सही भूमिका का चयन कीजिए। कौन हो जाएगा? तो देखिए इसमें संचार के माध्यम से नागरिकों को सूचना पहुंचानी चाहिए। बिल्कुल सही है। और इसे विज्ञापन के दृष्टिकोण को समाचार कार्यक्रमों के माध्यम से देना चाहिए। ये गलत है। इसे हर दृष्टिकोण की चर्चा करनी चाहिए। ये आपका सही है। तो ए और सी सही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञापन रूढ़िवादी चित्रण यानी जेंडर स्टीरियोटाइप का उदाहरण नहीं है? नहीं कह रहा है, रूढ़िवादी का उदाहरण नहीं है। रूढ़िवादी का मतलब पहले समझ लीजिए जो पुराने विचार का लोग रखते हैं, पुराने ज़माने के विचार रखते हैं अपने अंदर, नए विचारों को वह हे करते हैं, वो नफरत करते हैं, तो वैसे विचार वाले को रूढ़िवादी कहते हैं। जैसे आपको एग्जाम्पल में बता देते हैं कि मान लिया जाए कि कोई जो महिलाएं हैं शहर से है गांव की ओर गया और जो जीन्स पहन कर गया, तो वहाँ रूढ़िवादी टाइप के लोग उसको देखकर मजाक उड़ाते हैं और उसकी उपेक्षा करते हैं, है ना। तो ऐसी प्रवृत्ति को है जो खत्म कह रहा है चित्रण, उदाहरण नहीं है। तो कौन उदाहरण नहीं है? तो स्पोर्ट जूते में विज्ञापन की एक लड़की फुटबॉल खेलती हुई, देखिए सही है, क्योंकि फुटबॉल लड़की जो है इसके नज़र में रूढ़िवादी के नज़र में अच्छा नहीं होता है और यह खेल रहा है, इसका मतलब रूढ़िवादी का उदाहरण यह नहीं है, रूढ़िवादी को तोड़ रहा है। 41 नंबर में हम लोग चलते हैं। 41 नंबर में क्या कह रहा है? 41 नंबर में कह रहा है दिए गए लक्षणों ए और बी के आधार पर महाद्वीप की पहचान करें। कह रहा है यह विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। तो देखिए विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है, जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है, तो इसको भी याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा सबसे छोटा महादेश और इसका दूसरा नाम द्वीपीय महादेश है। 42 नंबर में हम लोग चलते हैं। सौर मंडल में हम जैसे जैसे सूर्य से दूर जाते हैं, तो सूर्य से जाते हैं दूर, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने की अवधि जो है बढ़ती जाती है। मान लिया जाए हम बताए थे अगले सेट में भी ये सूर्य है, तो जैसे यहाँ पर है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, 8 ग्रह है। तो जैसे जैसे जाएंगे तो उसकी कक्षा जो है बढ़ती जाएगी, उसकी घूर्णन काल का समय बढ़ता जाएगा। जैसे एक ग्रह है जो बुध है, जो सूर्य के नज़दीक है, ये 88 दिन लेता है परिक्रमा करने में। जब यहाँ पर अगर शनि की बात करें यहाँ पर दूर में,
तो ये 29,सौ वर्ष ले लेता है। तो कितना अंतर है, बढ़ते गया, तो उसी प्रकार से बढ़ते जा रहा है। तो ये आंसर आपका 3 सही है। चलिए, कल्पना करें कि यदि पृथ्वी अपनी कक्षीय समतल की ओर नहीं झुका होता तो क्या होता। प्रतिदीप्ति वृत्त की देशांतर रेखाएं एक दूसरे से मिल जाती है। ये सही लिखा हुआ है, सही कथन है 43 का। और चलते हैं 43 का और भी कथन देखते हैं। 43 का, 43 में देख लीजिए, आपका यहाँ पर दिया हुआ है 43। ये सही हो गया था। प्रतिदीप्ति वृत्त और अक्षांशीय रेखाएं एक दूसरे से मिल जाती है, ये ऐसा नहीं होगा। किसी क्षेत्र विशेष में कोई भी मौसमी परिवर्तन नहीं होगा, यह बिल्कुल सही है। किसी क्षेत्र विशेष में ज़्यादा मौसमी परिवर्तन होता है, ये गलत है। तो ए और सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 44 में। 44 में देखिए क्या कह रहा है। 44 में कह रहा है आपका कि भारत में शरद ऋतु के संबंध में कथन ABC पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। कह रहा है इस मौसम में दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से भी जाना जाता है। गलत है। जब शरद ऋतु में वर्षा होती है तो शरद ऋतु में वर्षा उत्तर पूर्व मानसून से होता है, जो कोरोमंडल के तट पे होता है। तो ये गलत दिया है। दक्षिण पश्चिम मानसून से है, जो पश्चिमी घाट पर या पूरे भारत में वर्षा होती है। ये गलत दिया हुआ है, ये आपका सही नहीं है। इस मौसम में पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर में स्थल की ओर बहती है। देखिए, पवन की बात कर रहा है तो बंगाल की खाड़ी में जब भी आता है और अरब सागर में तो चक्रवात आता है, पवन नहीं होता है। तो ये भी आपका गलत है। यह मौसम मानसून के आने तथा जाने के मौसम को बढ़ने का मौसम होता है, ये भी आपका गलत दिया हुआ है। तो कोई भी आपका आंसर सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ABC कहाँ हो जाएगा, देखिए 44 का 2 सभी गलत हो जाएगा। ABC सभी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदियां सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। तो देखिए, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण पश्चिम बंगाल में होता है, जो नर्मदा और ताप्ती नदी का होता है। नहीं, सॉरी, माफ कीजिएगा, यह गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के संगम पर होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, क्योंकि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के जहाँ मिलन होता है पश्चिम बंगाल में, तो वहीं पर सुंदरवन डेल्टा का उदाहरण होता है और वहाँ एक सुंदरी वृक्ष भी पाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। सबसे अधिक मैंग्रोव की स्थिति बारे में जानकारी पूछे तो सबसे अधिक मैंग्रोव वन पाए जाते हैं सुंदरवन डेल्टा पश्चिम बंगाल में। दूसरे नंबर पर है जो गुजरात। अगला नंबर कहते हैं, क्वेश्चन करते हैं आपको। दिए गए लक्षणों A और B के आधार पर वायुमंडलीय परत की पहचान करें। पहले, अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्का पिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, कौन सा परत है। इस परत में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान घटता जाता है। ऐसा जो मंडल है वह मध्य मंडल को कहा जाता है। अगर मंडल की बात करें तो सबसे पहले आता है सोममंडल, सोममंडल के बाद समताप मंडल, समताप मंडल के बाद आता है मध्य मंडल, मध्य मंडल के बाद आता है आयन मंडल और आयन मंडल के बाद फिर आता है बहिर्मंडल। तो ये सभी सीरियल से याद रखना है, नीचे से लेकर आपको ऊपर तक। नेक्स्ट का चलते हैं 47 नंबर में। आतपन का संबंध है। आतपन का संबंध किससे है। तो सूर्य ऊर्जा के साथ इसका संबंध है, ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 48 में। उचित विकल्पों के साथ चयन निम्नलिखित का मिलान कीजिए। मिलान करने वाला कह रहा है तो मिलान देख लीजिए। शंकुधारी जो वन पाया जाता है आपका, वह पाया जाता है नरम काष्ठ वाले क्षेत्र में। ये वाला देखिए 3 हो जाएगा। नरम काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष। भूमध्य सागरीय वनस्पति पाया जाता है आपका ये महाद्वीप के पश्चिमी एवं दक्षिण पश्चिम किनारा पर। उष्णकटिबंधीय वन सदाबहार वन जो पाया जाता है वह दृढ़ काष्ठ वाले वृक्ष में पाया जाता है। और शीतोष्ण सदाबहार वन जो होता है महाद्वीपीय के पूर्वी किनारा पर होता है। तो ये देखिए आप मिलान कर लेंगे इसको, ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। चलिए 49 नंबर में चलते हैं हम आपको लेकर के। दिए गए कथनों पर ध्यान दें और उचित विकल्प का चयन करें। कथन है सहारा रेगिस्तान का समय में पूर्णतः हरा भरा मैदान था, ठीक। और सहारा की गुफाओं से प्राप्त चित्र नदियाँ, मगर, हाथी, शेर, पशु आदि की बकरियाँ दर्शाते हैं। इसका मतलब दोनों है। रेगिस्तान में जब हरा भरा मैदान होगा तो जाहिर है कि मैदान हो जाएगा हरा भरा, तो वहाँ पर बहुत सारे जानवर भी होंगे। तो दोनों ऑप्शन सही है आपका, A और B दोनों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 50 नंबर में। डॉल्फिन के बारे में दिए गए ABC
कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के आलवन जल में डॉल्फिन पाई जाती है। तो ये भी सही है आपका, डॉल्फिन पाया जाता है गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के आलवन जल में, जिसमें आलवन जल का मतलब होता है जिसमें नमक की मात्रा नहीं हो, तो उसमें गंगा ब्रह्मपुत्र में नमक की मात्रा नहीं होती है, तो ये सही है। डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार राज्य में अवस्थित है, ये भी है। भारत का पहला डॉल्फिन अभ्यारण्य जो खोला गया है बिहार के पटना भागलपुर में खोला गया है, 2 जगह है, तो ये बिल्कुल सही है, बाकी कहीं नहीं है पूरे इंडिया में। डॉल्फिन की उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता लगता है, देखिए बहुत ही अच्छी है, क्योंकि डॉल्फिन जब भी रहता है तो शुद्ध जल में रहता है, तो इससे जल की शुद्धता का पता भी चल जाता है। तो सभी ऑप्शन आपका सही है 50 का, तो 50 का देख लीजिए ABC तीनों आंसर सही हो जाएगा आपका। 50 के बाद चलते हैं हम 51 नंबर में लेके चलते हैं आपको। 51 नंबर में देख लीजिए क्या कह रहा है। 51 नंबर में आपका कहा जा रहा है कि बायोगैस अनिवार्य रूप से निम्न में से किन का मिश्रण है, किसका मिश्रण है? तो यह जो है बायोगैस मिश्रण होता है मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का, ऑप्शन नंबर 3। संसाधन के बारे में कथन ए और बी पर विचार करें और सही उत्तर का चयन कीजिए। 52 का देख लीजिए, सभी संसाधन आर्थिक मूल्य होता है, गलत दिया हुआ है। समय और प्रौद्योगिकी 2 महत्वपूर्ण कारक है जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित करते हैं, ये सही है आपका। तो ए गलत है और बी सही है, ए गलत है परंतु बी सही है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आपका। 53 नंबर में चलते हैं हम लोग। 53 में कह रहा है कि निम्न में से ऊर्जा के परंपरागत स्रोत के समूह की पहचान कीजिए। परंपरागत स्रोत जो होता है जो प्राचीन काल से चलता आ रहा है, उसका उपयोग प्राचीन समय से करते आ रहे हैं, तो ऐसे स्रोत को कहा जाता है परंपरागत स्रोत। तो ये हो जाएगा तेल, खनिज, प्राकृतिक गैस और ईंधन, ऑप्शन नंबर 3। प्राकृतिक संसाधन के प्रकार उनके वर्गीकरण के साथ मिलान कीजिए। तो मिलान कीजिए, देखिए विकास और प्रयोग का स्तर, तो ये हो जाएगा वास्तविक और स्वभाव। उद्गम जो होता है जैव और अजैव, ये भी सही है। वितरण जो होता है सर्वव्यापक और स्थानीय, ये भी सही है। और भंडारण नवीनकरणीय अविनकरणीय, ये भी सही है। तो आपका सीरियल नंबर से है ABCD करके दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 1 2 3 4, देखिए 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। चलिए 55 नंबर में लेके चलते हैं हम आपको। 55 नंबर में कह रहा है आपका लगभग 12,000 साल पहले भारत में कई क्षेत्रों में गर्मी बढ़ने के कारण घास वाले मैदान बनने लगे। अच्छा ठीक है, मान लिए। दूसरा कथन कह रहा है हिरन, बरहसिंघा, बकरी, भेड़ और मवेशी जानवरों की संख्या बढ़ी। तो दोनों कथन आपका सही है, जब घास के मैदान बढ़ेंगे तो वहाँ पशु पक्षी भी बढ़ जाएंगे, तो ये भी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ए और बी दोनों सही है और ए कारण है बी का। चलिए अगला क्वेश्चन है पुरास्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? 56 का देख लेते हैं। 56 का वह स्थान जहां वस्तुओं को अवशेष मिलते हैं, बिल्कुल सही जवाब है, ए हो जाएगा। वे केवल जमीन के ऊपर पाए जाते हैं, गलत है। ये केवल जमीन के अंदर पाए जाते हैं, गलत है। ये समुद्र और नदी के तल की कभी नहीं पाए जाते, ये गलत है। जहाँ अवशेष पाए जाते हैं वस्तु, वह स्थान, उसी को कहा जाता है पुरास्थल। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, आपका 3 हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, देखिए बने रहे हमारे साथ। नेक्स्ट में कह रहा है आपका कि हड़प्पा सभ्यता के लोग बनाते थे, तो हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मुहर बनाते थे, बिल्कुल सही है। पीले रंग के डिजाइन किए गए पात्र, ये गलत है आपका। 57 का एक गलत हो जाएगा, पीले रंग का पात्र नहीं था, धूसर रंग का प्रयोग हुआ था। लोहे से बनी तलियां, गलत था, लोहा तो उस समय खोज भी नहीं हुआ था। सोने से बर्तन बनते थे, ये बिल्कुल सही है। तो ए और डी आपका सही हो जाता है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता एक उच्च विकसित शहरी सभ्यता थी और यहाँ के शिल्पकारी जो थे उन्नत व्यवस्था अपने आप में रखते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर के मुहर के साथ साथ सोने के बर्तन बनाने में भी माहिर होते थे और सोना जो आयात करते थे वो कर्नाटक, अफगानिस्तान और ईरान से प्राप्त होता था। तो ये भी, लेकिन अगर लोहा की बात करें तो हड़प्पा वासी लोहे से परिचित नहीं थे, तो इतना याद रखना है आपको। 57 के बाद 58 नंबर में हम लोग लेके चलते हैं आपको, 58 में बने रहेंगे हमारे साथ। 58 नंबर में देखिए क्या कह रहा है। 58 में कह रहा है कि एक महापाषाण कब्र के 2 कंकाल के अवशेष थे, यानी महापाषाण काल में एक कब्र में 2 कंकालों का अवशेष
थे, 2 कंकाल था, किसी का था। इनमें से इन दोनों में से महिला के कंकाल का अनुमान लगाने हेतु देखना होगा। तो दोनों कंकालों में से पता करना है कि कौन महिला का कंकाल है, तो इससे आपको पता लग जाएगा। देखिए हड्डियों की संरचना से पता चल जाता है, हड्डियों की संरचना से भी पता चल जाएगा कि किस टाइप का हड्डी है, तो उसकी संरचना से भी आप पता लगा सकते हैं अंथामुन का। और है कंकालों के साथ मिले आभूषण, ये भी आपका सही हो जाएगा। कंकाल आभूषण हमेशा लेडीज पहनती है, तो कंकाल के साथ अगर आभूषण होता है तो उससे भी पता लग सकता है कि यह जो है कंकाल स्त्रियां की है। कंकालों के आकार देखकर नहीं पता लगा सकते। कंकालों के साथ मिले खाना पकाने के बर्तन, तो खाना तो पका सकते हैं पुरुष भी और महिलाएं भी, तो ये दोनों आपका सटीक आंसर हो जाएगा ए। और फिर से देख लेंगे, इसका गलत हो गया। कंकालों के आकार से पता लग जाएगा, ये तो बात सही है, ये सही है। कंकालों के साथ मिले आभूषण, ये भी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन आपका इसमें किसी मैच नहीं कर रहा है, लेकिन ठोस आपको चुनना है। हड्डियों की संरचना से पता लग जाएगा। कंकालों के साथ मिले आभूषण, ये भी तो सही हो जाता है कंकालों के। इसका आंसर आपका नहीं दिया हुआ है, गलत दिया हुआ है आंसर इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। प्रारंभिक काल से शुरू करके आरोही क्रम में निम्नलिखित में से सजाएं। तो आरोही क्रम में सबसे पहले वेदों की शुरुआत हुआ था, बिल्कुल सही। उसके बाद महापाषाण के निर्माण की शुरुआत हुआ, ये भी सही है। उसके बाद इनाम गांव में कृषक का निवास हुआ, वो भी सही है। उसके बाद चरक आए, ये सीरियल से सही है। ABCD ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 60 नंबर में हम लोग चलते हैं, बने रहे हमारे साथ। 60 नंबर में कह रहा है हाल के काल से शुरू करके अवरोही क्रम उल्टा में निम्नलिखित को सजाएं, उल्टे क्रम में सजाएं कह रहा है। तो लोहे का प्रयोग बढ़ोतरी नगर के आहत सिक्के, तो ये आपका सही हो जाएगा। उपमहाद्वीपीय में लोहे के प्रयोग की शुरुआत हुआ था, ये भी सही है। अरिका मैडो पतन में बसना, ये भी सही है। और संगम सहित की रचना की शुरुआत, ये भी सही है। तो ये देखिए सभी सही हो जाएगा, ABC टाइप का दिया, ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अध्याय के अंत में दिए गए प्रश्नों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। 61 नंबर में कह रहा है विद्यार्थियों की अवधारणाओं को अपने शब्दों में बताने और मुद्दों पर वाद विवाद करने के लिए प्रेरित करता है, ये सही है। प्रोजेक्ट कार्य तुलना और विभेद करना, अध्याय के अंत में दिए गए प्रश्नों पर के प्रकार, ये भी आपका सही है। ये अधिगमकर्ताओं की कक्षा में पहले पढ़ाई गई अवधारणाओं की समझ विस्तृत करता है, ये भी सही है आपका। तीनों ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तकें में क्या होगी, कथन दिया है। सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों की परिभाषा और विवरण दिया गया है, ये आपका सही है। संस्थाओं और प्रक्रियाओं को ऐसे चित्रित किया गया है जैसे कि वे उसी तरह क्रियान्वित है जैसा संविधान में उसकी कल्पना की गई है, ये भी बात आपकी सही है। लोगों व क्षेत्र से जुड़े विभिन्न ठोस उदाहरणों को प्रस्तुत किया गया है, सही विकल्प है। तीनों ऑप्शन आपका सही है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ABC। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। डॉक्टर अंबेडकर के कोरे गांव जाते हुए अनुभव का वर्णन करते हुए एक शिक्षक पूछते हैं, इधर पैडालॉजी का है, क्या आपको लगता है कि स्टेशन पर लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर और उसके भाइयों के प्रति भेदभाव किया? इस प्रश्न में शिक्षक किस कौशल पर बल दे रहे हैं? तो यह अनुमान लगा रहे हैं, परिस्थितियों में अनुमान लगा रहे हैं, इस पर बल दे रहे हैं टीचर। चलिए 64 नंबर में हम आपको लेके चलते हैं, 64 नंबर में बने रहेंगे हमारे साथ। चलिए देखिए 64 नंबर में आपको यहाँ पर है, कह रहा है बाजार विषय पर परिचय देने के लिए कौन सी शिक्षण शास्त्रीय विधि सर्वोत्तम हो सकती है। सर्वोत्तम के बारे में पूछ दिया है। अब देखिए कथन पढ़ना है आपको 64 का। विभिन्न प्रकार के बाजारों से जुड़े चित्रों को दिखाना, ये आपका सही नहीं है। मानचित्र में स्कूल के आसपास के बाजारों को इंगित करना, ये आपका सही आंसर है, आपका 2 सही हो जाएगा। पाठ्य पुस्तक का पठन और चर्चा, ये नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। 65 नंबर में हम लोग लेके चलते हैं आपको, यही है उस ईश्वर की महिमा, इसलिए दूषित है भीतर, दूषित है कायस भीतर से,
इनमें कोई भ्रम न रखना, महारी चोखा का है यह कहना। यह कविता जो है एक शिक्षक के तौर पर आप इस कविता का विश्लेषण और अपने अधिगमकर्ताओं से चर्चा कैसे करेंगे। तो 65 का देखिए इसका आंसर है 3, मानवीय शुद्धता को जन्म में निर्धारित होती है। ये आपका सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम आपको बने रहिएगा। कह रहा है सामाजिक विज्ञान की पाठ्य चर्चा उच्च प्राथमिक स्तर पर केंद्रित करती है। क्या केंद्रित करती है 66 में? कहता है पृथ्वी के जीवन के आवास के रूप में समझ बनाना। ये सही है आपका। अपने क्षेत्र, राज्य और देश का अध्ययन करना, ये भी सही है। भारत के अतीत और समसामयिक विकास का अध्ययन करना, तो ये तीनों विकल्प आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। ग्लोब पर प्रकाश स्रोत का इस्तेमाल करके, ग्लोब पर प्रकाश स्रोत के इस्तेमाल करके एक शिक्षक निम्न में से किन अवधारणाओं को दर्शा सकता है? तो देखिए ग्लोब पर जो है परिक्रमण, दिन रात का बनना, मौसमी परिवर्तन होना, वर्षा का वितरण इस पर नहीं दिखाया जाता है। तो ये तीनों ऑप्शन आपका ABC सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 67 का 3 हो जाएगा। 68 नंबर में हम चलते हैं। एक शिक्षक के तौर पर आप इतिहास को लोहा बनाने वाले फैक्ट्री मालिक विषय पर चर्चा करते समय भूगोल की पाठ्य पुस्तक को किस अध्याय के साथ उसका अंतर संबंध स्थापित कर सकते हैं? तो देखिए आपका हो जाएगा खनिज संसाधन, उद्योग और ऊर्जा संसाधन। जबकि हमारे पृथ्वी के अंदर ये सब जो है उद्योग वगैरह पृथ्वी के अंदर नहीं रहता, उद्योग तो ऊपर में रहता है ना, तो ये आपका नहीं हो जाएगा, ABC आपका सटीक आंसर हो जाएगा C। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक शहर के स्कूल में भूगोल की कक्षा में वनों के प्रकार विषय का परिचय देने के लिए सर्वोत्तम विधि होगी। सर्वोत्तम विधि जो आपका है विद्यालय के समीप वन क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना, ऑप्शन नंबर 3 सही है। नेक्स्ट है भूकंप पर चर्चा के दौरान व्यवहारिक कौशल अधिगमकर्ताओं में विकसित करने हेतु शिक्षक को बल देना चाहिए। किस पर बल देना चाहिए? तो भूकंप के दौरान बरती जाने वाली सावधानियां बताना चाहिए बच्चों को कि जब भूकंप आए तो किस तरह से हम सावधान रहें। 70 के बारे में बाद हम 71 में लेके चलते हैं, आपको हमारे साथ जुड़े रहिएगा। चलिए देखिए 71 में यहाँ है। 71 में कह रहा है तवा बांध के क्षेत्र स्थानीय लोग 1990 के दशक में अपने जीवन यापन से जुड़े कौन से अधिकार के लिए संगठित हुए थे? देखिए तवा बांध तवा नदी पर मध्य प्रदेश में है। 1990 के दशक में ये संगठित इसलिए हुए थे कि मछली पकड़ने का अधिकार इनको मिले। तो ऑप्शन नंबर सही है D, मछली पकड़ने का अधिकार। निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या विविधता के उचित प्रतीक है? 72 का 1 हो जाएगा, यह लोगों को विशिष्टता को स्वीकारता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय लोकतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो गलत के बारे में कह रहा है भारत सरकार को लोग अप्रत्यक्ष रूप से चलाते हैं। ये बिल्कुल सही है। कह रहा है भारत में पहला आम चुनाव 1950 में हुआ था। गलत दिया हुआ है, ये 1950 में नहीं 1951-52 में हुआ था। याद रखिएगा 1951 और 52 में हुआ था। लेकिन सटीक अगर एक ऑप्शन चुनना रहे तो 1952 मारिएगा, अगर ऐसे करके दिया रहे तो 51-52 53 ऐसे तो 51-52 मारना है। लेकिन 1950 दिया हुआ है जो ये गलत दिया हुआ है। भारतीय जनता का एक छोटा सा हिस्सा भारतीय स्वतंत्रता से पहले भी मतदान कर सकता था। गलत, स्वतंत्रता से पहले मतदान करने की अनुमति नहीं किसी को था, किसी को अधिकार नहीं था, ये गलत दिया हुआ है। स्वतंत्रता के बाद भारत ने प्रतिनिधि लोकतंत्र अपनाया, ये आपका सही है। तो देखिए आपका गलत कौन हो जाएगा? 2 और 3 गलत हो जाएगा। लेकिन सीटेट का एग्जाम पूछा हुआ है ये, तो इसको जो है ऑप्शन सही 3 माना गया है, ये सटीक आंसर माना गया है। लेकिन होना चाहिए था आपका 2 और 3 दोनों कूट के कर में, लेकिन सीटेट की जब आंसर देखिएगा तो इसमें आपका आंसर 3 दिया गया है। अगर ऐसा कूट करके आया तो 2 और 3 आपका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 74 नंबर में। भारत में ग्राम पंचायत कितने वर्षों के कार्यकाल के लिए चुना जाता है? तो 5 साल के लिए जाहिर है कि सभी लोग जानते हैं कि 5 वर्ष के बाद चुनाव होता है। 73वां संविधान संशोधन के बाद पंचायती राज त्रिस्तरीय ढांचा का प्रचलन किया गया था, जिसमें 3 स्तर पर था, ग्राम स्तर पर,
पंचायत स्तर पर, प्रखंड स्तर पर और जिला स्तर पर। तो ग्राम स्तर पर था ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर था पंचायत समिति और जिला स्तर पर होता है जिला परिषद। और इसकी जो है अगर मध्य में 5 वर्ष निर्धारित किया जाता है इसके चुनाव का, अगर किसी कारण से पंचायत भंग हो जाती है तो 6 महीना के अंदर है जो चुनाव कराया जाता है, तो ये भी याद रखना है। 75 के बाद में हम चलते हैं, पुलिस थाने के प्रभारी का पदनाम क्या है। पुलिस थाने के प्रभारी के बारे में कहा जाता है तो स्टेशन हाउस अफसर कहा जाता है इसको। देखिए पुलिस थाने के प्रभारी का पदनाम जो है पुलिस हाउस अफसर है, अभी बताएं, और इसका रैंक इंस्पेक्टर का होता है। और एच एक होता है एस एच माफ कीजिएगा एच और ओ है ना, वो इसको क्राइम इन्वेस्टिगेशन करने का न्यायिक अधिकार प्राप्त होता है इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम लाए गए थे 2005 के संशोधन में निम्नलिखित में से क्या मुहैया कराया गया था। तो जब लाया गया था हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम तो उसमें कहा गया था कि महिलाओं की जो पारिवारिक संपत्ति है उसमें बराबर हिस्सा मिलना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी देखिए सही, महिलाओं का पारिवारिक संपत्ति में बराबर का हिस्सेदारी का अधिकार दिया गया था। माफ कीजिएगा। भारतीय संविधान की व्याख्या का अंतिम अर्थ निर्णायक किसे माना जाता है। तो ये न्यायपालिका जो फैसला दे देता है वो अंतिम फैसला होता है, उस पर फिर कोई भी उंगली नहीं उठा सकता। चलिए 78 नंबर में चलते हैं। अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 ईस्वी को निम्नलिखित में से कौन से समुदाय को न्याय दिलाने के लिए पारित किया गया था। अत्याचार निवारण अधिनियम जो 1989-90 के दशक में आया था, तो ये जो था आदिवासी और दलित के जो न्याय दिलाने से संबंधित यह प्रावधान किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ऐसी राजनीतिक व्यवस्था जिसमें से एक से ज़्यादा स्तर की सरकार हो उसे कहा जाता है। तो ऐसी सरकार को कहा जाता है संघवाद सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 80 नंबर में। निम्नलिखित में से कौन सी नीति सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करती है। सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित कौन करती है, कथन करके दिया गया है आपका 80 नंबर में। तो देखिए सरकारी नौकरियों में सूचीगत दलित जाति के उम्मीदवार को आरक्षण देना बिल्कुल सही है। न्यूनतम मेहनताना कानून पारित करना ये भी सही है। तो ए और बी दोनों सही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 80 के बाद 10 क्वेश्चन और अभी बचा हुआ है, हम लोग कर लेंगे इसको। चलिए 80 के बाद 81 नंबर क्वेश्चन में हम लेके चलते हैं आपको, बने रहेंगे हमारे साथ। चलिए 81 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। नई दिल्ली की वस्तु शैली की चर्चा में एक शिक्षक को केंद्रित करना चाहिए। क्या केंद्रित करना चाहिए, तो कैसे यह ब्रिटिश महत्ता और विस्मय का भाव पैदा करता है, इस पर यह आपका सेप्टिक आंसर है। इतिहास शिक्षण का उद्देश्य केंद्रित होना चाहिए। इन मुद्दों की पहचान करना जो वर्तमान में भी प्रासंगिक है। तो ये आपका सही हो जाएगा 82 का एक प्रासंगिक। 83 नंबर में हम लोग चलते हैं। समसामयिक मुद्दों को सामाजिक विज्ञान की कक्षा में ले जाने को क्या उद्देश्य होना चाहिए। तो इसका उद्देश्य क्या होना चाहिए देख लीजिए। देश से जुड़े मुद्दों के प्रति रुचि को बढ़ावा देना, ये सभी सही है। दूसरा नंबर है आपका विश्लेषण और आलोचनात्मक मूल्यांकन करना। मूल्यांकन नहीं होगा, गलत हो जाएगा। फिर है सनसनीखेज खबर मुहैया कराकर विषय के प्रति रुचि पैदा करना, ये आपका सही हो जाएगा। और विद्यालय परिषद के अधिगम और विद्यालय के बाहर दुनिया को जोड़ने का अधिगम कर्ता में मदद करता है, ये भी आपका सही होता है। तो ए सी डी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं हम लोग 84 नंबर में। 84 नंबर में कह रहा है सामाजिक विज्ञान की कक्षा में समानता पर चर्चा करते समय उद्देश्य होना चाहिए। क्या उद्देश्य होना चाहिए, तो देखिए अधिगमकर्ताओं के साथ गरिमा से जुड़े मुद्दे को संबोधित करना, ये सही है। सभी का सम्मान करने के प्रति अधिगमकर्ताओं को संवेदनशील बनना, ये भी सही है आपका। संविधान में परिलक्षित मूल्यों पर आधारित होना, ये भी सही है। और यह समझना कि हर तरह के अंतर असमानता की तरफ ले जाता है, ये गलत है। तो आपका ABC आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3।
यहाँ से आप लोग कर लेंगे। चलिए 85 नंबर में चलते हैं हम लोग। कक्षा और समाज में व्याप्त विविधता को संबोधित करने के लिए सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को होना चाहिए। क्या होना चाहिए? विभिन्न संस्कृतियों से जुड़े उदाहरणों को कक्षा की चर्चा में शामिल करना, ये सही हो जाएगा। केवल उन्हीं उदाहरणों को लेना जो अधिकांश बहुमत के लिए प्रासंगिक हो। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, कोई भी उदाहरण ले सकते हैं बच्चे को समझाने के लिए। देखिए आपका क्या कह रहा है, आप इधर बने रहेंगे हमारे साथ। चलिए देखिए यहाँ पर दिया गया है, हमारे साथ जुड़े रहेंगे। चलिए देखिए यहाँ पर है कि अपने व्यक्तिगत अनुभवों को कक्षा में साझा करने के लिए विद्यार्थियों को, थोड़ा लंबा लंबा लाइन है, देर लग रहा है, को प्रेरित करना। तो ये सही है आपका, तो ये और सी सही हो जाएगा, 3 नंबर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान में आकलन को बल देना चाहिए। किस पर बल देना चाहिए? 86 नंबर में देख लेते हैं। अपने अधिगम के विभिन्न दैनिक परिस्थितियों से जोड़ने की अधिगमकर्ताओं की क्षमता का मूल्यांकन करना। ऑप्शन 2 आपका सही सटीक आंसर है। अब है द्वितीय स्रोत का उदाहरण कौन है? द्वितीय स्रोत का उदाहरण कौन है? तो द्वितीय स्रोत का आपका उदाहरण हो जाएगा C.S. बेली द्वारा लिखित इलेक्ट्रेड हिस्ट्री ऑफ द मॉडर्न इंडिया। ये जो आपका सही आंसर है 87 का 3 हो जाएगा। 88 नंबर में हम लोग चलते हैं। उपनिवेशिक भारत में स्त्री शिक्षा पर चर्चा करने के लिए विद्यार्थी आत्मकथाओं में से किसकी संदर्भित कर सकते हैं? किसको संदर्भित कर सकते हैं, ऐसा दिया गया है। तो यह है रस सुंदरी देवी कृत अमर जीवन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए भूगोल शिक्षण को इन मुद्दों से जुड़े संदर्भ में परिक्षेप का विकास करना चाहिए। क्या विकास करना चाहिए? परिक्षेप भूगोल में संसाधन और संरक्षण, ये सही हो जाएगा आपका। विकास और विस्थापन, ये भी आपका सही है। विविधता में एकता से जुड़ी चुनौतियां, ये आपका नहीं संबंधित है। और मानव विकास, ये तीनों A, B, D सही है आपका। ऑप्शन नंबर 89 के बाद लास्ट क्वेश्चन है 90 नंबर क्वेश्चन आपका। 60 क्वेश्चन आपका पूरा हो जाएगा। एक सक्रिय सामाजिक विज्ञान की कक्षा अधिगमकर्ताओं को प्रेरित करती है। किसको प्रेरित करती है? तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट में भागीदार बनना। तो ये ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ऐसा ही टाइप का क्वेश्चन आपका पूछ रहा है, अभी ट्रेंड चला हुआ है सीटेट में। तो आप लोग अच्छा से प्रैक्टिस करें, अपना बेहतर तैयारी करें। बाकी हम अगले वीडियो में फिर मिलते हैं आपसे। जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।